हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। पूरा समझेंगे, हर एक फार्मूला हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी सबसे कम टाइम में अपने पेपरों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का शहर। सिटी शहर, इलेक्ट्र यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्यों सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बेटा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे मूव नहीं कर पाते, वो बेचारे थोड़े मोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा खूब मूव करता है इसलिए। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं और उनकी डिस्कवरी लिखी है, आप पढ़ लेना, आपकी नॉलेज के लिए। अब देखो, सबसे पहले ये बात आती है चार्ज। सर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रेपेल और अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप बालों पर अपना स्केल रब करते हैं और फिर उसको पेपर के पीसेस पर ले जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या दिखाता है कि सर स्केल पर एक चार्ज आ गया जब हमने उसे रब करा, क्योंकि चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू एक मेट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रेपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। अब चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें देखना होता है कि उस पर कौन सा चार्ज आया है स्केल पर, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। ठीक है सर, चार्ज आता किन की वजह से है? चार्ज आता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं हम कि जो ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते हैं या जो हमें चाहिए होते हैं, जो हम दे देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो एटम होता है वो एक चार्ज गेन कर लेता है अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हमारे मैटर के ऊपर चार्ज। ठीक है, अब सर चार्ज को हम डिनोट करते हैं साइंस की भाषा में क्यू से, सी से नहीं क्यू से। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। ठीक है, कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए उसके दो बच्चे हैं, मिली कूलम और माइक्रो कूलम, जिनकी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए चार्ज की यूनिट है मेज़र करने की। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कम चार्ज है। इसके नीचे 19 जीरो लगा दी, जो फिर इसका पॉइंट करेंगे तो मतलब कितना ही कम आएगा। ठीक है, अब चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू हमारा चार्ज हो गया, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये हम कहें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। ठीक है, तो अगर मान के चलिए हमें पता करना है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। हमने यहाँ पर एन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया। अब हमने लिख दिया, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, अपॉन में आ गया, इसको सॉल्व करें तो हमें एन मिला 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि हमारे एक कूलम में जितना चार्ज होता है उसमें हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ गए आप? इतने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम है और वो चार्ज भी काफ़ी कम था, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक चार्ज अपने आप में बड़ी यूनिट भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चार्ज समझ आया होगा, कूलम समझ आया होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने देख लिया। अब हम चलते हैं करंट की तरफ। देखिए करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसी रेट को हम कहते हैं करंट, यानी कि आपकी स्पीड हम कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे यहाँ पे करंट भी एक तरीके की स्पीड है। किसकी स्पीड है? चार्ज की स्पीड है। ठीक है, अब करंट क्या होता है सर? अगर चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो करंट हमारा होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जितनी जल्दी फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स के, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके हिसाब से हम पता करते हैं करंट कितना है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला हो गया हमारा आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, करंट की यूनिट होती है सर एम्पियर, ए, बड़े ए से डिनोट करते हैं हम इसे। अच्छा, टी हमेशा सेकंड में लिया जाएगा और क्यू हमेशा आपका कूलम में लिया जाएगा। मान के चलिए अगर आपका चार्ज है 5 कूलम्स और आपका टाइम है 2 सेकेंड, यानी 5 कूलम चार्ज फ्लो होता है 2 सेकेंड में, तो आपको करंट बताना है। कैसे बताएंगे सर? क्यू लिखा आपने, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो गया। ठीक है, क्यू है 5 और टी है 2, तो आई क्या है हमारा 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो 2.5 एम्पियर आपका करंट आ गया। आप समझ गए होंगे अब करंट कैसे निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने की? सर करंट की डायरेक्शन तो वही होगी जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है फ्लो होने की, क्योंकि करंट वही तो है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नहीं बेटा, यहाँ गलत बात है। क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन हमारा जो करंट की फ्लो मानी जाती है वो मानी जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये गलत है। गलत क्यों है ये? बिकॉज ये कन्वेंशनल करंट की फ्लो है। कन्वेंशनल यानी कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी आई थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर भी नहीं किया था, तो फिर जो हमारे बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने माना कि इलेक्ट्रिसिटी तो भगवान की देन है, इसलिए एक पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसकी फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव कर दी। पर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला सर ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन।
तो इसलिए ये कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है, मानते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा करंट का फ्लो तो आप उसे यही जवाब देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये मत लिखे आना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूछे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है तब बताना नेगेटिव से पॉजिटिव। अब सर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर पोटेंशियल से क्या दिमाग में आ रहा है? पोटेंशियल माने क्षमता, माने हमारी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है सर। अब बात करते हैं, देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ये फील्ड है जिसमें ये अपना फोर्स लगा सकता है। ये यहाँ तक इसकी फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, ये इन्फिनिटी है, यानी कोई डिस्टेंस होगा। हम वहाँ से एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं इसके पास। अब हम इसके पास ला रहे हैं तो या जाहिर सी बात है ये इस पर अपनी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम उसे यहाँ लाने के लिए, वो हवा से उड़ के तो आ नहीं रहा है, हम उसे ला रहे हैं, हम मान के चलिए हम हाथ में पकड़ के ला रहे हैं उसे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है उसको लाने के लिए यहाँ, ठीक है। तो वो वर्क हम किस में कर रहे हैं? जूल में। वर्क की क्या यूनिट होती है सर? जूल। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट, ठीक है। इंसान जो वर्क करते हैं वो करते हैं जूल में, ठीक है। तो हम सर जूल में कुछ वर्क कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं सर? उस चार्ज पर कर रहे हैं जिसको हम ला रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो वर्क डन अपॉन हमारा चार्ज होता है ना, ये वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? मान के चलिए ये एक चार्ज है, ये इसकी पूरी फील्ड है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें बताना है कितना है, तो इसका मतलब ये है कि बताइए यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कि मान के चलिए अगर हमारा एक यूनिट, एक कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आपका यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाएगा कि आपको एक यूनिट चार्ज को खिसकाने के लिए कितना आपको वर्क करना पड़ रहा है, यानी कितने जूल आपको उस पर काम करना पड़ रहा है, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर आता है हमारा V वोल्टेज में, उसकी हम बात आगे करने वाले हैं अभी। अब देखो, आप इन्फिनिटी से A पर लाए, A से आप B पर ले गए उसे, ठीक है, आप हमें इसे B पर ले गए। तो अब आप नीचे लाइन लिखिए, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन अ चार्ज फ्रॉम मूविंग इन्फिनिटी टू A एंड A टू B। तो हमें दोनों तरफ काम करना पड़ा होगा जब हम उसे ले गए। तो देखो यहाँ पे हम बात करें, वर्क डन जो हुआ है ना A से B पर लाने में, वो ज़्यादा होगा किससे? इन्फिनिटी से A पे लाने पे, क्योंकि B आपने देखा पॉइंट पास था बहुत उसके चार्ज के, तो यानी वहाँ पर उसका फोर्स बहुत ज़्यादा था रेपेल का, ठीक है, वो हमें बहुत ज़्यादा धकेल रहा था, अब तो भेज रहा था, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ताकत लगा रहे थे। अब देखो, बिकॉज B विल हैव ग्रेटर रिपल्जन सो वी पुट मोर फोर्स ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम A टू B। वही बात है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इट एज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही जो उसके धकेलने की जो एनर्जी होती है ना, वो इसमें स्टोर होती जाती है चार्ज में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि हम बिल्डिंग के 10वें माले पे उस पर ले गए, तो उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर हमने उसे उतनी ऊपर से फेंका, तो जब वो उतना उछलता है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। अब देखिए A और B पे क्या था, हमारा चार्ज तो सेम था, पर जो हमने वर्क करा ना, A पर जो वर्क करा और B पर जो वर्क करा वो डिफरेंट था, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को हम कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया हमें क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में कितना टाइम लगा, वो सॉरी मतलब कितना वर्क करना पड़ा है, टाइम की बात नहीं, कितना वर्क करना पड़ा है, वो हम कैसे देते हैं सर? वोल्ट में देते हैं। वोल्ट 1 वोल्ट इज इक्वल टू W1/W अपॉन Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W1/Q या W2/Q, जो भी है आपका। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम हम कह सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? अब आप देखिए, जब हम यहाँ पर A पॉइंट से B पॉइंट पर अपना चार्ज ले गए, तो यहाँ पर हमने कुछ काम करा, यहाँ पर हमने कुछ काम करा। अब जो हम इसका डिफरेंस करेंगे ना, यहाँ पर काम ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ा है, ठीक है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं। तो बेसिकली नाउ डिफरेंस बिटवीन वर्क डन ऑन चार्ज एट पॉइंट B एंड पॉइंट A डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, या हम वोल्टेज कह सकते हैं। तो W2 - W1/Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करंट हमारा वोल्टेज के विदाउट फ्लो नहीं कर सकता। इसको हम समझते हैं अभी क्यों नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपकी किताब में ज़्यादा नहीं है, ना आपसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, इसलिए थोड़ा ही दिमाग मारना, कंफ्यूज मत होना इससे। बैटरी की बात कर लेते हैं सर। बैटरी क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट का मतलब क्या है सर? यानी कि ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब तो होता है कि हमें उस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है। तो यानी कि दिस मीन्स 12 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यानी अगर यहाँ पर हमारा एक चार्ज है और यहाँ पर हमें उसे लाना है, तो हमें उस पर 12 जूल काम करना पड़ेगा,
ठीक है, कब? जब वो एक चार्ज 1 कूलम्ब होगा, अगर वो 2 कूलम्ब होगा तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा, देखेंगे अब। नाउ करंट फ्लोज मोर फास्ट इन बैटरी इफ वोल्टेज इज हाई और पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई। ठीक है, करंट बैटरी में उतना ही फास्ट फ्लो करेगा अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। अगर ये 5 वोल्ट होता तो वो धीरे धीरे फ्लो करता करंट, अगर ज़्यादा है तो तेज तेज करेगा। क्यों करेगा सर? वोल्टेज नेसेसरी क्यों है, यहाँ समझो। देखो एक डब्बा है जिसमें ऊपर पानी भरा है, एक डब्बा है जिसमें नीचे से पानी भरा है। अब हमने इस दोनों में एक पाइप डाला, ठीक है, तो उससे हम देख रहे हैं सर ऊपर वाले से नीचे पानी फटाफट आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है। इससे ये शो कर रहा है कि ए जा रहा है मोर वाटर, डेट्स वाई वाटर कैन फ्लो इन पाइप टू बी। ए में ज़्यादा पानी था इसलिए पानी बी में जा पा रहा है। लेकिन जब दोनों इक्वलिटी पर आ गए, दोनों में इक्वल पानी हो गया, तो फिर पानी का फ्लो हो गया बंद। आप यहाँ पर पानी के फ्लो को समझिए करंट, ठीक है, तो अब पानी का फ्लो हो गया यहाँ बंद, और ये आप पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल समझ सकते हैं बैटरी के। तो सर इससे हमें ये पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए ज़रूरी होता है, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं होगा तो फिर हमारा फ्लो क्या करेगा चार्ज? घंटा नहीं करेगा ना। इसलिए अभी देखो आप इसे ऐसे ही समझ लो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से, बाद में जब आप 11th में आओगे तो डिटेल में से पढ़ लेना, अभी आपकी किताब में सिर्फ इतना ही है, उस हिसाब से मैंने आपको इनफ बता दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी होता है करंट के फ्लो के लिए, क्योंकि ये हमारा पानी का फ्लो कब रुक जाएगा? जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। इसलिए डिफरेंस तो होना चाहिए ना इसमें और इसमें, दोनों पॉइंट्स पर। अब चलो हम बात कर लेते हैं करंट फ्लो करता है बैटरी में कैसे। तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, बट कन्वेंशनल करंट इधर से इधर, ये हम मानते हैं। अब देखिए ये कुछ चीज़ों के डायग्राम है जो आपको सर्किट बनाने में हेल्प करेंगे। ये है, ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है, ये आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये सर्किट का डायग्राम है, ये देख लीजिएगा। अब फिर यहाँ पे वही बात लिखिए, करंट वोल्टेज के बिना फ्लो नहीं कर सकता। वोल्टेज क्या है? कॉज है, जिसका इफेक्ट क्या है? करंट है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन पे मूव करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं होगा तो पानी बहेगा कैसे? पानी एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पेरेंट कौन है, करंट है या वोल्टेज? देखिए देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वैसे आंसर बता दूँ बाद में बताऊँगा। ओम्स लॉ की बात करते हैं। सर ओम्स लॉ क्या है? सर आप तो बड़ी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ओम्स लॉ पे आ गए। तो करंट ये बताता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट है I, तो अगर V बढ़ेगा यानी हम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, जो मैं आपको पीछे समझा ही चुका हूँ, ठीक है। अब इसको अगर हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं सर, यदि ऐसे लिख लेते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इक्वल टू हटा दो, तो V को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम I के बाद एक कांस्टेंट लगा देंगे R। ये सर R क्या है? ये है सर रेजिस्टेंट। पहले आप ये बताइए ओम्स लॉ समझ आ गया? ओम्स लॉ इतना ही है, कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन है ओम्स लॉ की, ये फॉर्मूला है बस। अब बात शुरू होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। ओम्स लॉ बस और यही कहता है कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा, V ज़ीरो तो I ज़ीरो। अब रेजिस्टेंस क्या है सर? इट इज़ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर इन पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। तो देखिए इसे हम समझते हैं ज़रा गौर से। देखो मान के चलो आपका ये जो सीधे सीधे डॉट डॉट जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन से, और ये हमारे अदर पार्टिकल्स ऑफ एटम है। अब जब ये जा रहे हैं तो ये इनसे टकराएंगे भी रास्ते में, क्योंकि इन्हें कोई रास्ता तो पता नहीं है। अब जब टकराएंगे तो भाई ये एकदम लड़ मरेंगे आपस में, ठीक है, भीड़ होगी, खूब गर्मा गर्मी सी हो जाएगी, ठीक है, गर्मी एक प्रोड्यूस होगी, तो वो गर्मी होती है हीट। इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग इसे ऑपोजिशन करा रहे हैं सर, इसे ओपोज कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं सर रास्ते में, यानी करंट को ये लोग फ्लो नहीं होने दे रहे हैं आराम से। तो इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो सर हमारा करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है सर, अपोजिशन ज़्यादा है, तो करंट जा ही नहीं पा रहा है, जाम लग गया सर बिल्कुल। अगर रेजिस्टेंस कम है, मतलब बिल्कुल करंट को जाने दे रहे हैं आराम से, तो करंट हमारा ज़्यादा फ्लो हो जाएगा सर। ये हमें समझ आई बात इससे, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है सर रेजिस्टेंस की ओम, ठीक है, ओम होती है, ये इस सिंबल को हम ओमेगा कहते हैं। अब देखो ये हमने रेजिस्टेंस डिराइव करी इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले से सर हमें एक और बात पता चलती है, क्या? अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस सर बढ़ेगी, पक्की बात है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो करंट हमारा घटेगा, यानी वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अपना करंट। तो V बढ़ेगा, R बढ़ेगा, I बढ़ेगा, R घटेगा, क्योंकि करंट रास्ता खाली तो हमारा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, रास्ता भरा हुआ है तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारी 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वायर कितना लंबा है, तो अगर वायर 2 गुना लंबा है तो रेजिस्टेंस भी हमारी दोगुनी हो जाएगी। वायर अगर हाफ है तो हमारी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने वही लिखा है, 4x है तो 4x, 1/2x है तो 1/2x, डबल है तो डबल, हाफ है तो हाफ, क्योंकि जितना लंबा रास्ता होगा तो उतना ही लंबा जाम लगा रहेगा, लंबा लगा रहेगा तो करंट कम जा पाएगा।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर की चौड़ाई, इतना मोटा वायर है या इतना मोटा वायर है, अगर इतना मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि सर ज़्यादा चौड़ी रोड हो गई अब तो गाड़ी आराम से निकलेंगी ना सर, कोई रुकावट ही नहीं है। सर पतली रोड है, गाड़ी बाइक वाले आपस में भिड़ गए, ऑटो वाला भी आ गया सर, पे हो रही है वहाँ, तो इसलिए यहाँ कम रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी, करंट कम फ्लो हो पाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम रहेगी। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डायामीटर का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, सॉरी रेजिस्टेंस के, डायामीटर का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, मतलब मान के चलो 3 है डायामीटर और रेजिस्टेंस कुछ भी हो, मतलब हमें पता नहीं है रेजिस्टेंस कितनी है, तो हम कैसे बताएंगे सर, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/9, 1/9 हो जाएगी सर रेजिस्टेंस जो भी होगी उस समय। ठीक है, हम यहाँ पीछे एक एक्स लगा सकते हैं जिसे हम पता कर लें। अब हम चलते हैं आगे, तो मैंने वही एग्जांपल लिखा है, मान के चलो डायमीटर 2 है, डायमीटर अब हमने डबल कर दिया 4 का स्क्वायर क्या है 16, अब सर लेकिन आर के हो जाएगी बिल्कुल इसकी जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल 1/16 हो जाएगी, जो भी वो रही होगी, हम यहाँ पे एक एक्स लगा सकते हैं, तो जैसे जो भी ये दोनों होंगे उसके 16 गुना ये हो जाएगी और ये 1/16 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी। नेचर ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल किस प्रकार का है, अगर मटेरियल प्योर है तो रेजिस्टेंस सर कम होगी, और अगर अलॉय है यानी क्रोमियम निकल कोबाल्ट ये सब है तो रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सर रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो जो तीसरी बल्कि ये नेचर ऑफ मटेरियल वाली प्रॉपर्टी है ना, ये कुछ यही है, रेजिस्टेंस ही हमारी क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इससे हमें क्या सीखने को मिला सर इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि आर जो है वो हम सीधे से ऐसे लिख सकते हैं L/A, क्योंकि सर हमने यहाँ देखा था आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम, ये कम होगा तो ये ज़्यादा, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम दोनों को मिला दें तो ये कुछ L/A बन जाएगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब सर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसे खोलेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो हमें इसमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ये रूल होता है, तो कांस्टेंट हमने ऐड करा है इसमें रो कहते हैं इस कांस्टेंट को, इसका सिंबल ऐसा होता है और ये रो किसको डिनोट करता है, रेजिस्टिविटी को। ठीक है सर, तो मान के चलिए अगर आपकी लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर 1 ओम, रेजिस्टेंस 1 ओम हो गई तो रो कितना हो जाएगा 1 ओम मीटर। अब रो 1 ओम मीटर होगा सर, इसकी यूनिट यानी क्या आई 1 ओम मीटर, 1 ओम मीटर कैसे आई, मान के चलिए रो, यहाँ से अगर हम रो को निकालें तो रो क्या निकलेगा, रो इज इक्वल्स टू ए इंटू आर अपॉन एल निकलेगा, ए इधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, रो यहाँ रहेगा, तो ओम इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर इसकी, मीटर इसकी, मीटर से मीटर कटेगा तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई। अब देखो जो रेजिस्टिविटी होती है ना मीटर की, ये डिपेंड नहीं करती थिकनेस या लेंथ पे मटेरियल की, ये होती है मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, प्योर मेटल है या अलॉय है उसके हिसाब से ये हमें रटनी पड़ती है मटेरियल्स की। ठीक है, ये हम बता नहीं सकते, कभी अलग अलग नहीं हो सकती कि सिल्वर की मान के चलो यहाँ रेजिस्टिविटी कुछ है वहाँ नहीं, रेजिस्टिविटी सिल्वर की हर जगह सेम ही रहेगी क्योंकि ये मटेरियल डिपेंडेंट है। अब हम आगे चलते हैं भैया यहाँ पर कि देखिए अब यहाँ पर प्रेस होती है जो आपके कपड़े प्रेस करने वाली, और हीटर होता है उसमें सर वायर होता है, वायर अलॉय का क्यों होता है, प्योर मेटल क्यों नहीं होता सर, प्योर मेटल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं सर, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी भी कम होती है और रेजिस्टेंस भी कम है। देखिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर ये कम तो वो भी कम और वो कम तो ये भी कम। ठीक है, अब अगर प्योर मेटल होगा तो उसकी तो रेजिस्टेंस कम है, यानी वो करंट को ज़्यादा जाने देगा, तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस करेगा, जाम कैसे लगाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा वही अलॉय होगा यानी वो जाम लगाएगा, खूब करंट को वहीं रोक देगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं अलॉयज़ का। अब बात करते हैं हम सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान के चलो एक टीवी को चलाना है, टीवी को करंट चाहिए 2.8 एम्पियर का, आपके मेन स्विच से करंट आ रहा है 6 एम्पियर। अब सर इसे 2.8 कैसे बनाएं, तो हम उसके रास्ते में सर 2-3 रुकावटें ऐड कर देंगे, एडिशनल रुकावट सर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा के, रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, ये आपको चाहे कोई और अप्लायंस लगा दो उसके रास्ते में, बल्ब लगा दो, आपका चार्जर लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो हम उससे उनकी रेजिस्टेंस हम इसमें बना देंगे, रेजिस्टेंस जो पूरा करंट ले लेंगे वो 3.2 एम्पियर ले लेंगे, फिर टीवी को इतना मिल पाएगा 2.8 एम्पियर जो उसे चाहिए था। अब रेजिस्टेंस को दो तरीके होते हैं कनेक्ट करने के एक दूसरे से। देखो टीवी है ना, टीवी भी एक प्रकार की रेजिस्टेंस है, हर वो चीज़ रेजिस्टेंस होती है जो हमारे से करंट लेती है, जो करंट लेगी वो रेजिस्टेंस है, समझो। ठीक है, क्योंकि वहाँ करंट रुकता है कुछ समय के लिए और फिर उसे दिया जाता है, तो थोड़ी देर की रुकावट यानी रेजिस्टेंस। अब करंट को अगर हम ऐसे सीधे सीधे सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम मतलब सीधे सीधे कॉन्जिक्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं सीरीज़।
और अगर करंट को हम ऊपर नीचे बिल्डिंग वाले माले वाले फॉर्मेट में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं पैरेलल। ये आपको याद रखनी है, दो इसी पे आपके न्यूमेरिकल टिके हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसी पे टिकी है। आप देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझे या नीचे समझ लेंगे। सीरीज़ है, सीरीज़ में सर हमारी ये हो गई रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। अब इनकी आपस में कुछ भी यूनिट हो सकती है सर। रेजिस्टेंस को जैसे ओम में मेजर करते हैं तो ये मान के चलो 5 ओम की हुई, ये 3 ओम की है, ये 8 ओम की, कुछ भी है XYZ। तो सर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी R1 + R2 + R3। सीरीज़ के केस में हम सीधे सीधे प्लस करके भी टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। सीरीज़ में सर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्या? करंट हमेशा सेम रहता है, यानी R1 R2 R3 पर एक ही करंट जा रहा होगा I। मान के चलो अगर हमने 5 एम्पियर इस सर्किट में करंट दिया है तो 5 एम्पियर इसे मिलेगा, 5 एम्पियर इसे मिलेगा, 5 एम्पियर इसे मिलेगा किसी। लेकिन सर सीरीज़ में वोल्टेज बट जाता है। वोल्टेज जो V होता है ना, मान के चलो 12 वोल्ट की बैटरी है तो मान के चलो 4 वोल्ट ऐसे मिल गए, 4 वोल्ट नहीं 5 वोल्ट ऐसे मिल गए और फिर 3 वोल्ट ऐसे मिल पाए, ऐसा हो सकता है। वोल्टेज इसमें डिवाइड होते ही हैं हमेशा सीरीज़ में, वोल्टेज कभी सेम नहीं रहते, ठीक है सर। अब उससे क्या होता है सीरीज़ में, जैसे कि आपने अगर दिवाली की झालर देखी हो तो जो सबसे एंड वाली होती है ना वो ऊपर वाली से कम जलती है। कम क्यों जलती है सर? उधर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ पाता है, वोल्टेज वहाँ पे कम रहता है, उससे 3 ही वोल्टेज मिल पाते हैं, 3 ही मिल पाते हैं। तो यानी हमने क्या देखा, पानी का फ्लो फिर धीरा हो जाएगा, यानी करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, धीरे धीरे करेगा तो उसे कम कम मिलेगा, कम कम टाइम में, इसलिए उसकी वो जलेगी भी धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, समझ रहे हैं ना। अब देखो सर रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला निकला कहाँ से, R1 R2 R3 वाला। पहले तो इसमें सेम क्या रहता है हमें ये पता करना है। सीरीज़ में सेम रहता है सर करंट। तो करंट यहाँ पर मान के चलो I है, यहाँ I है, यहाँ I है, वोल्टेज लेकिन यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। अब हमने देखा V1 + V2 + V3 = टोटल वोल्टेज जो बैटरी पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सर हमने देखा तो वही हो गया हमारा। यहाँ पर हम दोबारा उस फॉर्मूले को पूरा लिखते हैं, R1 R2 R3। अब V1I यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, V1 करंट I, यहाँ पर वोल्टेज V2, यहाँ पर करंट I, यहाँ पर वोल्टेज V3, यहाँ पर करंट I, टोटल वोल्टेज V1 V2 V3। अब क्या हम वोल्टेज को, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है V = IR, उससे हम वोल्टेज को IR नहीं लिख सकते हैं क्या? IR लिख दिया तो ये टोटल R है और ये हमारा करंट है। अब यहाँ पर I तो सेम है, R क्या है, R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, ये लिखा। सर I कॉमन निकाला, यहाँ से I यहाँ था, I से I कट गए, R = R1 + R2 + R3। ये होता है हमारा सीरीज़ का। आपको क्या रखना है, आपको सारे डिफरेंट वोल्टेजेस को टोटल वोल्टेज के बराबर में रखना है, बस उसकी जगह आपको IR पुट कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो गया। पैरेलल की बात कर लेते हैं सर। पैरेलल में सर बिल्डिंग वाले फॉर्मेट में खड़ी है, मान के चलो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ऐसा नहीं कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 15 ओम निकलेगी, नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो यहाँ पर करंट हो जाता है डिवाइड। हमने सीरीज़ में देखा था करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, पर पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज सेम रहता है, इससे हमारे दिमाग में बात खनकी कि अगर झालर में पैरेलल हो जाए ना तो ये भी उतना ही ग्लो करेगा जितना ये ग्लो करता है, या ये उतना ही ग्लो करेगा जितना ये करता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अगर वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, पर अगर हमने यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट पास करा और यहाँ पर फिर इसे 2 एम्पियर मिला और यहाँ पे 3 एम्पियर मिला, तो यहाँ पे I1 हो गया, I2 हो गया, ठीक है सर। तो फिर हमारा टोटल करंट क्या निकलेगा, हमें डिफरेंस वाले को पहले पकड़ना है, I1 + I2। सर क्या हम V = IR वाले फॉर्मूला से I को V/R नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, V/R लिखा, यहाँ पर I1 पे V R क्या है हमारा, R1 है हमारा, I2 पे R क्या है, R2 है सर, ऐसे लिखा। V कॉमन निकाला, V से V काटे, 1/R क्या आई सर, R1 + R2। मान के चलो अब हम ऐसे 5 ओम और 10 ओम मान लें सर, 5 ओम 10 ओम माना तो यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करके 1/R = 3/10, R = 10/3 ओम। तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ 3.33 ओम निकल के आई है हमारी रेजिस्टेंस, जो कि आप देख ही सकते हैं कितनी कम है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम रहती है, हमेशा का रूल है, सिद्धांत है, ठीक है, और सीरीज़ में हमेशा ज़्यादा रहती है। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है सर, करंट डिवाइड होता है। सीरीज़ में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। ये अगर आपने याद रखा तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में हारोगे नहीं, मेरी गारंटी है, आप याद कर लेना इसे, ठीक है। अब थोड़ा पैरेलल वर्सेस सीरीज़ खेल लें, थोड़ा कंपटीशन कर लें सर। अगर सर हमारे इक्विपमेंट में डिफेक्ट हो गया तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? सीरीज़ में अगर एक बंद हुआ तो सब बंद हो जाएंगे, झालर में अगर एक बल्ब बंद होता है ना तो पूरी झालर ख़राब हो जाती है, और फिर बिजली वाला पागल हो जाता है ढूंढने में कि कौन सी ख़राब हुई थी। सर पैरेलल में लेकिन क्या है कि हम सबको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अलग अलग बल्ब का हम अलग अलग स्विच दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा पैरेलल में एक प्लस पॉइंट है। ऑन ऑफ की बात करें सर, अब झालर पे अगर हम एक बटन ऑफ करते हैं तो सारी झालर ऑफ हो जाती है ना, और
तो ये तो गलत है। अगर हमें एक जलानी एक ऑफ करनी है तो ये कैसे करें, तो ये सीरीज़ का एक डिसएडवांटेज है। वहीं अगर हम पैरेलल में देखें तो हम सबको अलग अलग स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं, जो जलानी है वो जलाएं, जो बंद करनी है करें। अब सर बात कर लें वोल्टेज की। सीरीज़ में सर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण ऊपर वाले बल्ब से कई गुना कम जलता है नीचे वाला बल्ब। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पैरेलल की तो वोल्टेज हमारा इक्वल रहता है, जिससे कि ऊपर नीचे दोनों बढ़िया रोशनी देते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें, सीरीज़ में रेजिस्टेंस सर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि R1 R2 R3 प्लस होते हैं, लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 1/R1 1/R2 1/R3 हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं घर के लिए पैरेलल बढ़िया है। पैरेलल देखो कई केसेस में बढ़िया है। अगर आपका एक इक्विपमेंट में डिफ़ॉल्ट होता है तो बाकी सारी बिजली नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। ठीक है, या कुछ और कमी हो गई, सबको इक्वल करंट मिलेगा, सब पे इक्वल पावर आएगी, सब बढ़िया काम होगा। सीरीज़ में क्या है कि कहीं कहीं ठीक होता है, ज़्यादा जगह ठीक नहीं है। एक बंद तो सब बंद, वोल्टेज ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, मतलब सब कुछ घाटे घाटा दिख रहा है, इसलिए पैरेलल घर के लिए बढ़िया है। अब हम आगे चलते हैं पावर वाले कंसेप्ट पर। सर पावर तो सर आप में भी बहुत है, हम में भी बहुत है। ऐसा कैसे सर? पावर होती है क्षमता। क्षमता माने कि राम अगर एक घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 2 पत्थर तोड़ सकता है, और श्याम हमारा 1 घंटे में 4 पत्थर तोड़ सकता है। यानी सर श्याम की पावर राम से बिल्कुल डबल है। तो राम मतलब पावर क्या हुई सर इससे? हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वो कितनी देर में कितना कार्य कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू W/T। ठीक है, अब जो हमारी इंसानी ताकत होती है ना, वो हम निकालते हैं जूल में। जूल में हमारी पावर निकलती है, लेकिन जो बिजली की पावर है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर निकलती है सर किस में? इलेक्ट्रिसिटी की पावर निकलती है वॉट में। बस जूल की जगह वॉट लगाना है और कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं मारना है वहाँ। अब देखो क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। तो देखो अगर हम कह रहे हैं कोई बल्ब है 40 वाट का, यानी सर इसका मतलब है कि वो 40 जूल, यहाँ पे टाइम सेकंड में होता है और वर्क जूल में, 1 सेकंड में काम कर रहा होगा। 1 सेकंड में कितना काम कर रहा होगा? 40 जूल काम कर रहा होगा। और अगर कोई बल्ब 20 वाट का है तो हम कहेंगे सर वो 20 जूल काम कर रहा होगा 1 सेकंड में। अब 20 वाट वाला इसलिए कम रोशनी देता है क्योंकि वो कम काम करता है, 40 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देता है क्योंकि वो ज़्यादा कार्य करता है। ऐसे ही राम है, राम का सर काम क्या है? 2 पत्थर 1 घंटे में, तो उसकी पावर क्या निकली? 2 जूल। और श्याम का काम है 4 पत्थर 1 घंटे में, तो उसकी पावर क्या निकली? 4 जूल। तो पावर इनकी ज़्यादा निकल ली कि नहीं? इंसानों में पावर जूल में और बिजली में पावर वॉट में। ठीक है, ऐसे हमने निकालना है। तो पावर क्षमता, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर W/T से हम निकालते हैं कि वही कितना काम करा, 1 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो हमें निकल जाएगी पावर क्या है। वॉट इसकी ऐसा यूनिट है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर वॉट, W को हम खोलेंगे यहाँ, आपको पता है हमने लिखा था वोल्टेज निकालते समय W/Q, तो हमारा W क्या हो गया? VQ हो गया कि नहीं हो गया सर? तो सर हमने Q भी लिख दिया। T हमारा है, T हमारा सेकंड में। अब सर एक और काम कर सकते हैं हम, Q को सर हम क्या लिख सकते हैं? सर आपने हमें चार्ज का, करंट का फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल्स टू Q/T बताया था। तो आप यहाँ से हम Q को लिख सकते हैं IT, लिख सकते हैं सर कि नहीं? तो हमने Q को यहाँ खोल लिया IT, जब हम मान के चलो इसे मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, IT V/T, T से T कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे से 5 ही बचेगा। तो पावर का फॉर्मूला निकला सर I/V। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है पावर का। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? हम यहाँ पे V को अगर खोल लें, V को हम क्या लिखते हैं सर? IR। तो अगर हम यहाँ पे IV को I/IR लिख लें तो क्या सर ये I² R नहीं हो जाएगा? ये हो गया दूसरा फॉर्मूला पावर का। अब हम बात करें फॉर्मूला नंबर 3, सर I² R हम लिख रहे हैं। अब सर ये जो I² है, अगर हम इसे खोल के देखें, मान के चलिए V इज इक्वल्स टू IR होता है। अगर हम दोनों जगह स्क्वायर कर दें, V² इज इक्वल्स टू I² R², I² क्या हो जाएगा? V²/R²। तो अगर हम I² की जगह पुट कर दें V²/R², तो R से R कट जाएगा, तो एक इसका फॉर्मूला हो सकता है V²/R। 3 फॉर्मूले सर हमने पावर के निकाल दिए। ठीक है, पावर जो होती है रेजिस्टेंस के सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मान के चलिए अगर एक 100 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है, तो बताइए किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी? रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? मैंने भी आपको क्या बताया कि पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम पावर, और जितनी ज़्यादा पावर उतनी कम रेजिस्टेंस। अरे भाई, अगर तुम किसी को पकड़ोगे कम तभी तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा, और अगर किसी को तुम पकड़ के रख लोगे तो वो क्या काम करेगा? इसलिए ठीक है, तो पावर किसकी ज़्यादा होगी सर? 100 वाट की रेजिस्टेंस इसकी कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, पावर इसकी इसलिए कम है। ठीक है, अब देखो हमारा ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आप देख लेना, फॉर्मूले से लगा के एक भी प्रैक्टिस के लिए करें हैं यहाँ। ये है,
अब हम आते हैं ज़रा एनर्जी पर। एनर्जी से पहले हम बात करेंगे पावर रेटिंग की। तो देखिए वॉशिंग मशीन के पीछे या आपके चार्जर के पीछे कुछ भी लिखा होता है 200 वाट 200 वोल्टेज। इसका मतलब क्या है सर कि इस इक्विपमेंट को चाहिए 200 वोल्टेज का करंट चलने के लिए और 200 वाट इसकी पावर है। 200 वाट पावर का यानी कि 200 वाट हम यहाँ लिख लें। यहाँ हमने डाल दिया हमारा W, यहाँ हमने डाल दिया टाइम, वो भी सेकंड में 1 सेकंड। तो हमारा W क्या निकल के आ रहा है सर 200 जूल। W की यूनिट जूल होती है, 1 इधर जाएगा 200 जूल। इसका कहने का मतलब ये है कि सर वॉशिंग मशीन हमारा 1 सेकंड के अंदर अंदर 200 जूल काम करेगी। वॉशिंग मशीन की क्षमता 200 जूल है, सोचिए कितनी ज़्यादा। तो ये होती है पावर रेटिंग की मतलब। अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। देखिए सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। पहले हम पावर की बात करें तो पावर था रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी हम 1 सेकंड में कितना कार्य कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी। मान के चलिए 200 वाट अगर किसी सब्सटेंस की इक्विपमेंट की पावर है, यानी वो तो 200 वाट अगर उसकी पावर है यानी वो 1 सेकंड में 200 जूल काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये तो इसकी पावर हो गई। रेट क्या है इसकी डूइंग वर्क करने की, 1 सेकंड में कितना कार्य कर रहा है, इसकी रेट है। पर अगर कोई आपसे पूछे कि 10 सेकंड में ये कितना काम कर लेगा, तो हम अब वो आपसे पूछ रहा है टोटल एनर्जी, टोटल वर्क क्या कर लेगा। सर हम एक इक्वल टू में लिख सकते हैं टोटल वर्क क्या कर लेगा वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी टोटल वर्क। रेट तो हो गई पावर हमारी। अगर हम टोटल पूछा गया है 10 सेकंड का तो हम मानेंगे W 10 सेकंड 200 वाट। ठीक है, ये W वर्क वाला है, तो इसका इससे इंटू दिया तो 2000 जूल इज इक्वल टू हमारा वर्क आएगा। तो यानी वो 10 सेकंड में 200 वाट पे चलने वाला अप्लायंस हमारा 2000 जूल कार्य कर लेगा, या 2000 जूल वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम से घबराना मत, कंफ्यूज मत होना, आप सीधे सीधे समझो वो 2000 जूल का काम कर लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, 1 सेकंड में कितना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 से ज़्यादा सेकंड का इंटू करके बताना हो तब उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम काम करते हैं तो वो हम कहते हैं जूल में, ये लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिक वाले तो इनको मतलब अप्लायंस काम करते हैं तो उनको हम कहते हैं वॉट में। ठीक है, बस इतना ही अंतर है और कोई खास फर्क नहीं है। अब हम चलते हैं फटाफट किलो वाट की तरफ। देखो भैया वाट पड़ जाती है छोटी यूनिट, जब हम पैसे लेने होते हैं बिजली वालों को देने होते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं किलो वाट आवर का। और हाँ एक यूनिट में आपको बताना, जब हमने यहाँ इसकी एनर्जी निकाली 10 सेकंड की तो इसकी फिर जो यूनिट होती है ना एनर्जी की वो होती है वॉट बाय आवर। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस अप्लायंस की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आई है ना वो निकल के आई है 200 वाट पर आवर। यानी कि ये अप्लायंस जब 1 घंटे 200 वाट का अप्लायंस 1 घंटे के लिए जब चलता है ये उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या उतना कार्य करेगा। 200 वाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे के लिए चल रहा होता तो पहले कितने जूल वो कंज्यूम कर लेगा, तो वो 200 का वाट का अप्लायंस। टाइम हो गया हमारा 3600 सेकंड सर। ठीक है, 1 घंटे में तो कितने होते हैं 3600 होते हैं, 60 इंटू 60 तो इससे 72 आया, 1 2 3 4 कुछ इतना तो हमारे जूल आ गए। इतनी तो वो एनर्जी सर कार्य कर देगा 1 घंटे में। तो ये उसकी आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट। अब हम चलते हैं अपने वापस पावर वो उसकी किलोवाट। अब देखो किलोवाट का सीधा सा मतलब है कि एक किलोवाट में होते हैं सर 1000, पेन थोड़ा एक्शन नहीं बन रहा, 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट में। अब 1 किलोवाट आवर माने मतलब है कि जब 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस इस्तेमाल किया जाता है 1 घंटे के लिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है कितनी, वो है हमारा 1 किलोवाट आवर। उनसे ऐसे लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकालनी